हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मेरा नाम है अंकित सिंह पवार और आज हम आ चुके हैं क्विक रिवीजन सीरीज़ के चैप्टर नंबर 4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, जहां हम ब्रीफ रिवीजन करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। और मैं यहाँ पे आपको एक बात क्लियर कर दूं कि यहाँ पे मैंने दो हाइलाइटर्स का इस्तेमाल किया है। पहला है येलो हाइलाइटर, जिससे वो चीज़ डिनोट की गई है जिनकी पॉसिबिलिटी बनती है क्वेश्चन पेपर में आने की। वहीं रेड हाइलाइटर से वो चीज़ डिनोट की गई है जिनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो इंट्रोडक्शन में आते हैं। तो सबसे पहला देखा है क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन एंड विटामिन B12 और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑफ मैग्नीशियम, आयरन एंड कोबाल्ट। यानी क्लोरोफिल मैग्नीशियम का, हीमोग्लोबिन आयरन का और विटामिन B12 कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, तो ये सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये सब चीज़ हम डिटेल में स्टडी करेंगे चैप्टर में। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली थ्योरी आती है वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इस थ्योरी को दिया किसने था, अल्फ्रेड वर्नर ने। और यहाँ पे लिखा था वर्नर प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी वैलेंस एंड सेकेंडरी वैलेंस। इन्होंने दो कंसेप्ट दिए थे, एक है प्राइमरी वैलेंस का, दूसरा सेकेंडरी वैलेंस का। तो प्राइमरी वैलेंस क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंस क्या होता है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये फॉर्मूला देखिए, इस कंपाउंड का COCl3.6NH3 का जो कोऑर्डिनेशन का कॉम्प्लेक्स होता है उसका फॉर्मूला है ब्रैकेट में CONH3 होल 6 और ब्रैकेट के बाहर Cl3 होल रहा है। देखिए ओरिजिनल फॉर्मूला। अब यहाँ पे गेव, देखिए यहाँ लिखा 1 मोल ऑफ COCl3.6NH3 ये लो गेव 3 मोल ऑफ AgCl। तो इसका मतलब क्या है, देखिए जो कोऑर्डिनेशन, ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर का जो भी फॉर्मूला, ये जो एलिमेंट्स इसमें पाए जाते हैं ये कहीं पे भी रिएक्ट नहीं करें, ये कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है, ये ब्रेक नहीं होंगे, आयनाइज नहीं होंगे। तो क्या होता है कि जैसे इनके एक्वस सॉल्यूशन में AgCl को मिला जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि 3 मोल ऑफ AgCl निकल जाता है। इसका मतलब 3 मोल ऑफ क्लोरीन एटम आयनाइज हो चुके हैं। वहीं कभी 2 मोल दिए मतलब 2 क्लोरीन एटम आयनाइज हो चुके हैं। कभी 1 दे दिया मतलब 1 क्लोरीन एटम आयनाइज हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे पहले बोल दे, यहाँ मैंने समझाया द एटम्स विद इन स्क्वायर ब्रैकेट फॉर्म ए सिंगल एटाइटी एंड विच डज नॉट डिसोशिएट अंडर रिएक्शन कंडीशन। यानी जो ये ब्रैकेट में होते, ये जो यहाँ पे एटम्स दे रखे ये डिसोशिएट नहीं करते। डिसोशिएट ब्रैकेट के बाहर के जो आयंस होते हैं जिनको काउंटर आयंस कहा जाता है वो करते हैं। अब यहाँ पे वर्नर प्रपोज द टर्म सेकेंडरी वैलेंस फॉर द नंबर ऑफ ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड टू मेटल आयन। देखिए ब्रैकेट के अंदर जैसे कोबाल्ट एक मेटल आयन है, तो मेटल आयन से जितने भी जो एलिमेंट्स, जो भी एटम्स जुड़े हैं, जितने नंबर ऑफ एटम्स जुड़े वो उसकी सेकेंडरी वैलेंस होती है। और सेकेंडरी वैलेंस को ही कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर को हम अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, आगे उसकी डेफिनेशन आएगी जिसमें हम इसे प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। अब ये सब यहाँ पे कुछ टेबल दे रखी है, टेबल में रेशियो ऑफ सॉल्यूशन कंडक्टिविटी का दे रखा है। अब वर्नर थ्योरी थे, उसके मेन पोस्टुलेट क्या है, देखिए वर्नर ने पहला पोस्टुलेट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल शो 2 टाइप ऑफ लिंकेज, पहला है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। यहाँ दो, ये मैंने पहले ही बता दिया कि प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंस शो करता है। दूसरा, द प्राइमरी वैलेंस आर नॉर्मली आयोनाइजेबल एंड आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन। देखिए प्राइमरी वैलेंस कुछ और नहीं होता, जो अब यहाँ जैसे ये डायग्राम, ये जो एग्जाम्पल, इसमें जो Cl3 है ये उसकी प्राइमरी वैलेंस है। जो डब्बे के बाहर का, बाहर जो ब्रैकेट के बाहर जो भी आयन्स होते हैं वो उनकी प्राइमरी वैलेंस होती है। ये आयनाइज हो सकते हैं और इनको सेटिस्फाई करने के लिए नेगेटिव आयंस की मदद होती है। जनरली पॉजिटिव भी होते हैं बट जनरली नेगेटिव यूज होते हैं। आगे बढ़ते हैं। द सेकेंडरी वैलेंस आर नॉन आयनाइजेबल। सेकेंडरी वैलेंस क्या होता है, जो डब्बे के अंदर, जो ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट, जो मेटल आयन से जुड़े एटम्स होते वही सेकेंडरी वैलेंस होते। तो सेकेंडरी वैलेंस तो डब्बे के भीतर है तो वो आयनाइज होगा नहीं। दे आर सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या नेगेटिव आयन। न्यूट्रल, देखिए बेसिकली जो सेकेंडरी वैलेंस है उसके जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उन्हें लिगेंड्स कहा जाता है। और लिगेंड्स न्यूट्रल भी हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं और इवन कैटायनिक पॉजिटिव भी होते हैं। द सेकेंडरी वैलेंस इज इक्वल्स टू द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड इज फिक्स्ड फॉर ए मेटल। देखिए ये बात मैंने समझा दी थी कि जो सेकेंडरी वैलेंस है उसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। और ये कोऑर्डिनेशन नंबर एक मेटल के लिए, एक मेटल आयन के लिए, यहाँ पर मेटल आयन की बात करी जाती है, मेटल की नहीं बात करी है, मेटल आयन की बात करें तो मेटल आयन के लिए फिक्स है। आगे बढ़ते हैं। मेटल, ये फिक्स फॉर ए मेटल, यहाँ पे मेटल है, माफ कीजिए मेटल आयन नहीं, मेटल के लिए। अब आगे बढ़ते हैं।
देखिए आयंस ग्रुप्स बाउंड बाय, देखिए आयंस या ग्रुप्स बाउंड बाय सेकेंडरी लिंकेज टू द मेटल हैव कैरेक्टरिस्टिक स्पेटियल अरेंजमेंट करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए डिफरेंट जितने भी, देखिए यहाँ से इस बात को सिंपल तरीके से समझे तो जो सेकेंडरी लिंकेज होते हैं कोऑर्डिनेशन कम स्पीयर जो कम कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, अब कोऑर्डिनेशन नंबर जिस जिस तरीके से होता है उसकी तरीके से ही उसका अरेंजमेंट हो। जैसे 6 होता है तो कहीं स्पेटियल अरेंजमेंट होगा ऑक्टाहेड्रल का, 4 4 ऑक्टा जो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है तो टेट्राहेड्रल हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर हो सकता है। तो जो अरेंजमेंट होता है एटम्स का स्पेटियल अरेंजमेंट वो डिफरेंट हो सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पे। आगे बढ़ते हैं, देखिए इन मॉडर्न फॉर्मुलेशन सच स्पेटियल अरेंजमेंट आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। यानी मॉडर्न जो फॉर्मुलेशन उनमें इन्हें कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा कहा जाते हैं। द स्पीसीज विद इन ब्रैकेट आर कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज, जो ब्रैकेट के अंदर या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, देखिए जो ब्रैकेट के अंदर का पार्ट होता है उसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कहा जाता है। एंड आयंस आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट आर काउंटर आयन, और जो भी आयंस जैसे यहाँ पे दिया है COCl3 ब्रैकेट के बाहर का जो भी आयन होता है उसे काउंटर आयन कहा जाता है, और जो भीतर है उसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कहा गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए इनके शेप याद रख लीजिए, CONH3 होल यहाँ +3 का जो है, और COCl3 NH3 होल 5 एंड COCl2 NH3 होल 4, इनका जो शेप होता है वो ऑक्टाहेड्रल होता है। वहीं NiCO4 का टेट्राहेड्रल एंड PtCl4 का यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर होता है। ये पूछा जा चुका है, इसे ध्यान रखिएगा। आगे इसका कैसे ये शेप आया, ऑक्टाहेड्रल कैसा है, स्क्वायर प्लेनर कैसा है, टेट्राहेड्रल, ये आगे के लेक्चर्स में अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। अब यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन मेड विद एक्वस सॉल्यूशन असाइन सेकेंडरी वैलेंस टू द मेटल। अब यहाँ पे बताना है कि सेकेंडरी वैलेंस कौन सी होता है। देखिए अब यहाँ पे दे रखा है कि फॉर्मूला दे रखा है, उसके बाद कितने AgCl के मोल प्रिसिपिटेट हुए। देखिए PdCl2.4NH3 एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए इसमें क्या होता है कि 6 आयन से 4 NH3 के 2 Cl2 के, यानी इन 6 आयंस में से 2 आयंस आपके AgCl में प्रिसिपिटेट हो गए, यानी 2 आयंस ऐसे थे जो ब्रैकेट के बाहर थे, अब ब्रैकेट के अंदर बाकी के यानी 4 इसके अंदर थे, ब्रैकेट के अंदर 4 मॉलिक्यूल्स, तो इसका जो सेकेंडरी वैलेंस हो गया वो 4 हो गया। आंसर में देख लिए फर्स्ट का 4। वैसे ही NiCl2.6H2, देखिए इसमें भी 2 बाहर हुए, मतलब बाकी के 6 ब्रैकेट के अंदर थे, यानी इसका सेकेंडरी वैलेंस 6 हो गया। ऐसे PtCl4 का भी यहाँ पे 0 है, 0 का मतलब क्या होगा कि बाहर ब्रैकेट के कोई सा भी आयन था ही नहीं, यानी इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है 4 और 2 6 हो जाएगा। आंसर देखिए 6। ऐसे ही बाकी का आंसर भी देख लेंगे, बाकी का क्वेश्चन भी देख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन डबल सोल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सोल्ट्स की बात कर लें। देखिए डबल सोल्ट्स और कॉम्प्लेक्स सोल्ट दोनों ही मोर देन 1 2 और मोर देन 2 स्टेबल कंपाउंड से बनते एक पर्टिकुलर स्टाइकोमेट्रिक में। बट इनमें जो मेन डिफरेंस क्या होता है, मेन डिफरेंस ये होता है कि जो डबल सोल्ट होते हैं लाइक कार्नेलाइट, जो कार्नेलाइट होता है या मोहर सोल्ट, इनके फॉर्मूले अच्छे से याद रखिएगा कि कार्नेलाइट का क्या है, मोहर सोल्ट का क्या है, पोटेशियम क्या होता है। ये जो सोल्ट होते हैं ये डबल सोल्ट की कैटेगरी में आता है, और ये डबल सोल्ट जब एक्वस सॉल्यूशन में इनको आयोनाइज किया जाता है तो ये कंप्लीटली आयोनाइज हो सकते हैं। ये क्वालिटी होती है डबल सोल्ट की। वहीं कॉम्प्लेक्स की बात करिए, कॉम्प्लेक्स जैसे FeCN6 ये मतलब 4 का ये 4 जागे यहाँ पे FeCN6। अब FeCN6 या K4 FeCN6 में देखिए क्या होता है कि जो FeCN6 जो मॉलिक्यूल होता है वो डिसोसिएट ही नहीं होता है, वो आयंस में कन्वर्ट नहीं हुए। यही डिफरेंस होता है मेन कॉम्प्लेक्स में कि जो डबल सॉल्ट है वो पूरी तरह से आयनाइज हो जाएंगे, और कॉम्प्लेक्स अपनी एंटाइटी खोनी थे, मतलब वो आयनाइज नहीं होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ सम इम्पोर्टेंट टर्म्स बात कर लेते। जैसे पहला कोऑर्डिनेशन एंटाइटी मैंने बताया था, सिंपल भाषा में कभी आप समझा जाए तो ब्रैकेट के अंदर का जो पार्ट होता है उसे ही कोऑर्डिनेशन एंटाइटी या कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। अब यहाँ पे देखिए एक कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कंस्टिट्यूटेड ए सेंट्रल मेटल आयन, यानी एक ब्रैकेट में सेंट्रल मेटल आइटम भी होगा, एंड आयंस बॉन्डेड टू ए फिक्स नंबर ऑफ आयंस। देखिए मेटल सेंट्रल मेटल एटम और आयन बॉन्डेड टू ए फिक्स नंबर ऑफ आयंस, यानी उसके साथ कुछ फिक्स नंबर ऑफ आयंस भी हो गए। एग्जांपल COCl3 NH3 होल थ्राइस। अब इसमें ये जो अंदर का जो पार्ट है यही सब फिक्स होता है और यही कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है।
अब यहाँ पे से सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, देखिए इन ए कोऑर्डिनेशन एंटाइटी द एटम टू विच ए फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस और ग्रुप्स आर बाउंड इन ए डेफिनाइट जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट इसको सेंट्रल एटम। देखिए जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में एक तो सेंट्रल मेटल होता है और बाकी के लिगेंड होते हैं। सेंट्रल मेटल एटम से जितने भी फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस जुड़े हैं वो लिगेंड हो गए, और लिगेंड से जो जैसे मान लीजिए यहाँ पे बात कर लीजिए कितने एक फिक्स नंबर ऑफ लिगेंड होते हैं। सो यहाँ से समझा गया कि एक एटम से कुछ फिक्स नंबर ऑफ आयंस या ग्रुप बाउंड है, तो वो जो एटम होता है उसको सेंट्रल मेटल कहा गया। वहीं लिगेंड मैंने समझा दिया कि आयंस और मॉलिक्यूल बाउंड टू सेंट्रल मेटल आयन, और जो सेंट्रल मेटल आयन से या सेंट्रल मेटल एटम से जो भी नंबर ऑफ पर्टिकुलर नंबर ऑफ एटम जुड़े उनको लिगेंड कहा जाता है। ये डोनर होते हैं। अब एक बात आपको क्लियर कर दूं, जो सेंट्रल एटम होता है वो लिविस एसिड होता है। अब लिविस एसिड क्या होता है, जो लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है उसे लिविस एसिड बोला जाता है। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इसके कारण ये लिविस एसिड का काम करता है। वहीं लिगेंड लिविस बेस का काम करते हैं। अब लिगेंड्स भी बहुत तरीके के होते हैं। देखिए व्हेन ए लिगेंड इज बाउंड टू ए मेटल एटम थ्रू ए सिंगल डोनर एटम, देखिए जहाँ लिगेंड में सिंगल डोनर एटम होता है वो यूनिडेंटेड होते हैं। वहीं कभी सेंट्रल मेटल एटम से वहीं व्हेन ए लिगेंड, अब यहाँ पे जैसे व्हेन ए लिगेंड कैन बाइंड थ्रू टू डोनर एटम, जब लीडर जो एक लिगेंड होता है वो अपने दो लिगेंड जो दो डोनर एटम से बाइंड कर ले एक सेंट्रल एटम से, तो वो डाइडेंटेट हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, इथिलीन 1,2 डाइअमीन और C2O4 डाइनेगेटिव ऑक्सिलेट आयन। ये दो ऐसे आयन होते हैं जिनमें क्या होता है कि दो से ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा डोनर एटम होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। व्हेन सेवरल डोनर एटम्स आर प्रेजेंट इन ए सिंगल लिगेंड, अब एक ही लिगेंड में सिंगल डोनर एटम सेवरल डोनर एटम्स होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड को पॉलीडेंटेट बोला जाता है। ऐसे लिगेंड को एग्जाम्पल इथिलीन डाइअमीन टेट्राएसीटेट EDTA। ये EDTA का एग्जाम्पल यहाँ पे डायग्राम भी दे रखा है, जो कि एक हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन अ डाई और पॉलीडेंटेड लिगेंड यूजेस इट्स 2 और मोर डोनर एटम साइमल्टेनियसली टू बाइंड अ सिंगल मेटल एटम, इट इज सेड टू बी चीलेट लिगेंड। देखिए यहाँ से एक बहुत सिंपल बात है कि एक लिगेंड होता है, एक पॉलीडेंटेड लिगेंड है, वो अपने दो या मोर देन दो डोनर एटम्स को एक साथ यूज़ करता है तो एक सिंगल मेटल एटम से ज्वाइन करने के लिए, तो ऐसे लिगेंड को चिलेटिंग लिगेंड कहा जाता है। जैसे C2O4 है, इथिलीन डाइअमीन टेट्रा EDTA भी है, ये एक चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं जहाँ पे कि चिलेट रिंग की फॉर्मेशन होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद बात आती है, देखिए लिगेंड विच हैव टू डिफरेंट डोनर एटम। एक ऐसे भी लिगेंड होते हैं, जैसे यहाँ पे एम्बीडेंटेड लिगेंड की बात आती है। एम्बीडेंटेड लिगेंड वो होते हैं जिनमें क्या होता है कि दो डिफरेंट एटम्स होते हैं, डिफरेंट लिगेंड एटम्स डोनर एटम्स, बट एक टाइम पर सिर्फ एक ही डोनेट करता है, एक ही एक्ट करता है एज ए लिगेंड। ऐसे लिगेंड्स को कहा जाता है एम्बीडेंटेड। एग्जाम्पल है नाइट्रो N नाइट्रो O या थायोसाइनेटो S थायोसाइनेटो N। अब इससे नाइट्रो N से समझते थे, नाइट्रेटो N में जो यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मूला दोनों का सेम है, बट यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर एटम या लिगेंड एटम का काम कर रहा है, वही नाइट्रेटो ओन में यहाँ पे ऑक्सीजन डोनर का काम कर रहा है। अब आ जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ और नहीं होता, सेकेंडरी वैलेंस को ही कोऑर्डिनेशन में बोलता है। सिंपल भाषा में समझा जाए तो जितने भी लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड जितने अटैच होते हैं एक सेंट्रल मेटल एटम से, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद देखिए, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट हियर दैट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ a central atom is determined by number of sigma bond formed by the ligand with the central atom। देखिए जो भी कोऑर्डिनेशन नंबर है वो तभी कैलकुलेट होगा जब एक मेटल और एक लिगेंड में सिग्मा बॉन्ड बना हो। कभी यहाँ पे कंडीशन ऐसी होती है कि यहाँ पाइप बॉन्ड बनेगा, तो वो फिर कोऑर्डिनेशन नंबर में काउंट किया नहीं जाएगा। ये बात समझ लीजिए, जो मेटल और लिगेंड है उसमें सिग्मा बॉन्ड होना जरूरी है, तभी कोऑर्डिनेशन नंबर में गिना जाएगा। देखिए पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द लिगेंड एंड द सेंट्रल एटम आर नॉट काउंटेड फॉर दिस पर्पस, काउंट नहीं किया जाएगा। अब आते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? सिंपल भाषा में जो ब्रैकेट होता है उसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोला जाता है। जैसे K4 Fe6 में जो ब्रैकेट है इसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा गया है। और जो आयनाइजेबल ग्रुप होता है, जो आयनाइज हो सकता है, वो ग्रुप
ब्रैकेट के बाहर होगा और उन ग्रुप को काउंटर आयन कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन की बात करते हैं। देखिए पॉलीहेड्रन कुछ और नहीं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन कुछ नहीं है, ज्योमेट्री है मेटल आयन का लिगेंड से जुड़ने के बाद जो ज्योमेट्री फॉर्म होती है उसे ही हम यहाँ पे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन बोलते हैं। जैसे ऑक्टाहेड्रल एक जियोमेट्री हो गई, स्क्वायर प्लेनर एक जियोमेट्री हो गई, टेट्राहेड्रल, ये सब इनको कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन बोला जाता है, बट ये जियोमेट्री होती है मेटल और लिगेंड के बीच में। देखिए अब यही बात ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम की बात कर दी। देखिए द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इज इन ए कॉम्प्लेक्स इज डिफाइंड एज अ चार्ज इट वुड कैरी इफ ऑल द लिगेंड्स आर रिमूव्ड अलोंग विथ इलेक्ट्रॉन पेयर्स दैट आर शेयर्ड विद द सेंट्रल एटम। देखिए एक सेंट्रल एटम से लिगेंड हटा दीजिए और उसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर भी हटा दिया, अब क्या होता है कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हटा दिया तो जो चार्ज एक्वायर हुआ ना एक कॉम्प्लेक्स पे, एक मेटल पे, वही चार्ज होता है, वही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वही ऑक्सीडेशन नंबर होता है एक सेंट्रल एटम का। अब आगे बात करते हैं होम्योइलेक्ट्रिक एंड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स की। तो देखिए यहाँ पे होमोइलेक्ट्रिक क्या होता है, कॉम्प्लेक्स इन विच मेटल इज बाउंड टू ओनली वन काइंड ऑफ डोनर एटम। देखिए एक टाइप का ही लिगेंड एटम होगा, एक ही टाइप का डोनर एटम होगा एक सेंट्रल मेटल एटम से, तो वो जो वैसे कॉम्प्लेक्स को होमोलेप्टिक हो गए। वहीं सेंट्रल मेटल एटम से डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड जुड़े हैं तो वो हेटेरोलेप्टिक होता है। एग्जांपल है CONH3 होल ये 4Cl2, ये हो गया हेटेरोलेप्टिक का केस। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।